शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना की पार्टी इस चुनाव में बिल्कुल नहीं है। आपने उनको बैन कर रखा है और आप कह रहे हैं कि जो है ये चुनाव हो रहा है। कि आपने क्या किया कि बांग्लादेश की आवाम को एक फेयर फैसला लेने नहीं दिया। जो लोकतंत्र भारत का है वो दुनिया में हमने कभी ऐसा नहीं देखा। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आप देखिए कि यहाँ पे भी जिन लोगों ने भारत पे हमला करने आए थे, जो आतंकवादी, उनको भी कहा गया कि भाई तू भी अपना पक्ष रख ले। तो लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं होती हैं वो इस तरह की होती हैं। इसको आप चुनाव कह सकते हैं, लेकिन इसको आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हुआ चुनाव नहीं कह सकते। पार्टी ने उस कंट्री के लिए जो है बहुत सारे योगदान दिए हैं, तो आपने उस पार्टी को हटा दिया। शेख हसीना के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो शेख हसीना को बराबर मौका भी दीजिए कि वो अपनी बारे में बात कर सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। बांग्लादेश में आज मतदान संपन्न हुआ। लगभग 12 करोड़ लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। 2024 में छात्र आंदोलन हुआ और उस आंदोलन का परिणाम ये रहा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट गया और सरकार गिर गई और उस समय की जो मौजूदा प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा, देश भी छोड़ना पड़ा। अब आज मतदान हुआ है, उस पर बातचीत करेंगे कि नई सरकार जो बनेगी वो कितना असरदार होगी, उस आंदोलन में जो नुकसान हुआ हो उसकी भरपाई कैसे होगी। इन सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ओपिनियन मेकर हैं, फैक्ट चेकर हैं, निसार अहमद साहब। और निसार भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत की, आज जो चुनाव हुआ बांग्लादेश में, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 18 महीने तक एक व्यवस्थित सरकार नहीं रही, अंतरिम सरकार रही और यूनुस साहब वहाँ के जो सरकार का बागडोर अपने हाथों में रखे, लेकिन आज लोगों ने मतदान किया। और दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ी पार्टी जो शेख हसीना की पार्टी थी अवामी लीग, उसको बैन कर दिया गया था। देखिए, सबसे पहली बात ये जाननी ज़रूरी है कि अगर किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर अगर आप खुद को एक डेमोक्रेटिक कंट्री मानते हैं तो आपको फ्री स्पीच की बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात कि आपको जो आपकी मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी बराबर का स्पेस देना पड़ेगा। अब मैं उसको ऐसे समझता हूं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी है भारत में और विपक्ष में कांग्रेस है, जो अभी फिलहाल देखें लोकसभा में। हाँ। तो वो अब अगर कांग्रेस ही इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट न करे तो इस चुनाव का क्या मतलब बन जाता है? कोई मायने तो नहीं रहा। यही सेम बात जो है बांग्लादेश में भी अप्लाई होती है कि जब आपका एक बड़ी पार्टी जिसके बड़ी तादाद में वहाँ पे उसके फॉलोअर्स हैं, जिस पार्टी ने बांग्लादेश की आज़ादी में, बांग्लादेश के मुक्ति में जो एक वहाँ पे एक जो वहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा जो बंगाल के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ जो स्ट्रगल किया, जिन्होंने उस पर एक बड़ी भूमिका निभाई, उनकी पार्टी गायब है। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना की पार्टी इस चुनाव में बिल्कुल नहीं है। आपने उनको बैन कर रखा है और आप कह रहे हैं कि जो है ये चुनाव हो रहा है। तो चुनाव, तो इसको आप चुनाव कह सकते हैं, लेकिन इसको आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हुआ चुनाव नहीं कह सकते। क्योंकि जब आपने अपने देश के अंदर जब आपने अपने विपक्षी लोगों को ही बैन कर दिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर आपने पब्लिक के सामने से उनके जो लोग चुनने वाले हैं उनको आपने एक ऑप्शन हटा दिया ना। और वो भी वो पार्टी है जो आपके आने से पहले वहां पे सत्तारूढ़ थी, 15 साल तक वहां की हुकूमत में थी। दूसरी बात कि उस पार्टी ने उस कंट्री के लिए जो है बहुत सारे योगदान दिए हैं, तो आपने उस पार्टी को हटा दिया। इसका मतलब कि मेरे हिसाब से चुनाव तो हो रहा है और ऐसे चुनाव होने भी चाहिए, लेकिन इस तरह के चुनाव को आप लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कर सकते, मेरा अपना ये मानना है। लेकिन जो अंतरिम सरकार में जो वहाँ पे जिनके हाथों में बागडोर थी, मोहम्मद यूनुस साहब, वो कह रहे थे कि ये चुनाव महज चुनाव नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की आज़ादी है, एक सुनहरा ख्वाब है। और शेख हसीना की जहाँ तक अब बात कर रहे हैं, तो ये मतलब बांग्लादेश के लोगों का जो विपक्ष में है या शेख हसीना से जो खिलाफ हैं, वो कह रहे हैं कि उन पे बांग्लादेश में नरसंहार का आरोप है। उन्होंने बांग्लादेश को व्यवस्थित सरकार नहीं दिया बल्कि नरसंहार करवा दिया वहाँ पे, तो इसलिए उनको बैन कर दिया गया। अगर नरसंहार कराया, देखिए ये सब जो एलिगेशन है, अगर नरसंहार कराया तो आप उनके खिलाफ जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो चीज़ें होती हैं, भारत में अगर किसी भी स्टेट के अंदर अगर इस तरह की हरकत होती है तो एक प्रक्रिया है कि भाई लोग कोर्ट में जाएंगे,
एक प्रक्रिया के तहत जाएंगे, कोर्ट जो है उसकी सारे एविडेंस को देखेगा, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसको क्या फैसला देना है, किसको किसने क्या गुनाह किया। तो ये तो एक मतलब कि मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि आप शेख हसीना के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो शेख हसीना को बराबर मौका भी दीजिए कि वो अपनी बारे में बात कर सकें। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आप देखिए कि यहाँ पे भी जिन लोगों ने भारत पे हमला करने आए थे, जो आतंकवादी, उनको भी कहा गया कि भाई तू भी अपना पक्ष रख ले। तो लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि आप एक आदमी को भी बोलते हैं कि नहीं ठीक है आपने गुनाह किया है, लेकिन आपको भी अदालत के अंदर एक मौका मिलता है, ठीक है ना। तो अगर शेख हसीना ने नरसंहार कराया तो आप उनको जो है मौका देते हैं। अच्छा, कि इस और चुनाव एक चीज़ और कि आप देखिए कि जो यूनुस सरकार है, मेरा अपना ये ओपिनियन है, मेरा अपना ये मानना है कि आप किसी भी कंट्री के अंदर जो वहाँ की माइनॉरिटी है वो कितना सिक्योर है, वो कितना बोल पाती है, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कितना है, उसको वहाँ पे रहने का, वहाँ पे जीने का, अपनी धार्मिक मान्यताओं को पूरा करने का कितना हक देते हैं आप देखिए पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ वहाँ के हिंदू के साथ, बांग्लादेश की स्थिति बांग्लादेश के हिंदू के साथ जो है आप सड़कों पे लिंच कर रहे हैं, पुलिस अधिकारियों के सामने लिंच कर रहे हैं, मार देख के जला दे रहे हैं आप, है ना। तो ये चीज़ें क्या है कि ये चीज़ें अगर आप शेख हसीना के ऊपर बात कर रहे हैं तो सरकार में किसकी हो रहा है वहाँ पे माइनॉरिटी पे अत्याचार, तो ये भी देखना पड़ेगा आपको। दूसरी बात कि अगर आप बांग्लादेश का इकोनॉमिकल ग्रोथ उठा के देखिए तो इससे पहले मैं मतलब कि 2000 जो इससे पहले की जो फाइनेंशियल ईयर थी उससे इस बार का बांग्लादेश की जीडीपी गिरी हुई है। तो आप अपनी कंट्री को क्या बनाना चाह रहे हैं? अच्छा, मैं ये एक सवाल और ये भी है कि बांग्लादेश और भारत के बीच जो रिश्ता था वो बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा। भले ही भारत ने शेख हसीना को शरण दिया, लेकिन बहुत अच्छे मधुर संबंध नहीं रहे। ये जो मतदान हुआ, अगर नई सरकार बनती है तो भारत और बांग्लादेश का देखिए, संबंध आप कैसे देखते हैं? भारत के आप याद 1971 में भारत ने बांग्लादेश के अंदर एक अहम भूमिका निभाई थी, हाँ, उसकी आज़ादी के अंदर। तो भारत और बांग्लादेश के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। इधर थोड़े भी दिनों में जो ये ख़राब हुए, ये अब देखना पड़ेगा इसके लिए, मतलब यहाँ की हमारी अपनी जो हुकूमत है, जो अपने हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको ये देखना पड़ेगा कि क्या स्थितियाँ हैं वहाँ की, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि बांग्लादेश भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और अभी जो करंट सिनेरियो बना, जिस तरीके से एंटी इंडिया इन लोगों ने मूवमेंट चलाया, हमने देखा कि हमने कई स्टडी की इस पे, हमने मेरी खुद की रिपोर्ट्स भी कई सारी हैं कि उनमें हमने ये पाया कि बाहरी इन्फ्लुएंस ज़्यादा है वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। बाहरी इन्फ्लुएंस, हाँ, बाहरी इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो जैसे कहते हैं ना कि एक इंफॉर्मेशन वॉर, आपकी बात, जैसे कोई बाहरी एक यूज़र है, एक किसी अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई यूरोप में बैठा हुआ है, कोई पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, वो बांग्लादेश के लोगों की हक की बात कर रहा है कि मैं बांग्लादेशी हूँ, जबकि वो है कहीं और का। वो ऐसी बातें वहाँ पे नरेट कर रहा है, जैसे पाकिस्तान की कहते हैं ना, हाँ, शादी में बेगाना दीवाना बन के। तो वो इन्फ्लुएंस है। लेकिन बांग्लादेश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि उनका देश है बांग्लादेश, जो एक बंगाली एक भाषा के साथ क्या होता है कि कल्चर भी डेवलप होता है। तो जो बंगाली भाषा है उसके साथ जो है उसको बोलने वाला, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति का हो, वो एक कल्चर में ढल जाता है। जैसे मैं भोजपुरी बैकग्राउंड का आता हूँ, मैं आपको बताऊँ कि भोजपुरी बैकग्राउंड के अंदर हम जो है भाषा, खान पान, रहन सहन, हम भले से मुसलमान हैं लेकिन हमारी जो भाषा है, जो हमारा खान पान है, जो हमारा रहन सहन है, वो हमारे अपने इलाके के लोगों के साथ मिलता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई हो। मेरा जो अपना कल्चर है वो किसी तमिलनाडु के, किसी केरला के, किसी आंध्र के मुसलमान से मैच नहीं करेगा। और बांग्लादेश भी तो भाषा के ही आधार पे बना था, बंगाली भाषा को लेकर। खैर, ये अलग मौजू है। और दूसरी तरफ आते हैं कि आज जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके तारिक रहमान साहब अध्यक्ष हैं, उसके बाद में जमीयत है, जो जमीयत पहले कभी बैन रही थी वहाँ पे, आज वो भी, हाँ, जमात इस्लामी, तो वो कभी बैन रही थी, 11 पार्टियों के साथ वो भी चुनावी मैदान में है। लेकिन दोनों पार्टियों में कई बूथों पे ऐसी खबरें आई कि हिंसक झड़प भी हुए हैं।
हाँ, मैंने अभी कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी देखी जिसमें ये बात सामने आई कि चुनाव के दौरान वोटिंग के टाइम पे कुछ बोगस वोटिंग की बात हुई, कहीं पे मारपीट भी हुई, गोलीबारी भी हुई, इस तरह की कहीं घटनाएँ, कहीं इलीगल तरीके से मतदान भी मतदान भी, कराना, हाँ। मतलब ये सारी चीज़ें चुनाव के उसमें आई हैं। तो ये वहाँ के अपने, मतलब जैसे एक अगर फेयर फ्री चुनाव होता तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया कि बांग्लादेश की आवाम को एक फेयर फैसला लेने नहीं दिया। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस था, आप इतना ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, आपने बांग्लादेश को इतना ही ज़्यादा बेहतर कर दिया, तो आपको वहाँ की जो पार्टी है, एक एस्टैब्लिश पार्टी है जो वहाँ की पहले, इससे पहले हुकूमत में थी, आपको उस लड़ने पार्टी देना को चाहिए। बराबर का चुनाव लड़ने का मौका देना चाहिए था, ताकि वो पार्टी अपनी भी लोग देखती ना। अगर वो पार्टी इतनी ही खराब होती तो बांग्लादेश के लोग उसको रिजेक्ट कर देते। इलेक्शन के भाई, जैसे हम लोग क्या करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि कोई भी पार्टी ने खराब शासन किया, उसने पब्लिक के बीच में कोई भी बेहतर काम नहीं किया, तो लोगों के पास राइट है उसको बदलने का, लोग बदलते हैं। और आप उसमें भी आप अगर आप लिमिट कर देंगे कि आप एक्स पार्टी को, आपके सामने विकल्प ही नहीं है, तो फिर जो एक्स पार्टी के सपोर्टर है वो क्या करेंगे, है ना। फिर जो लोग चाहते, जो लोग ये बात का कंपैरिजन करना चाहते होंगे कि हमने शेख हसीना को भी देखा 18 महीने, मोहम्मद यूनुस को भी देखा, अब हमें एक फैसला लेना पड़ेगा कि दोनों में से बेटर कौन है। तो आपने उस जो न्यूट्रल वोटर है, आपने उसको भी जो है चुनाव में फेयर जजमेंट लेने के लिए मौका नहीं दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने एक सवाल और पूछा था कि जो नई सरकार बनेगी उसके साथ क्या होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखिए, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, एक अहम पड़ोसी है। हमारे साथ उसके बहुत ही स्ट्रेटेजिक कुछ पॉइंट्स भी हैं जिनके साथ हम, हमारी एक जियोग्राफिकल लोकेशन भी है। तो भारत का हमेशा से एक जो ये रहा है कि भाई फ्रेंडली जो इन्वायरमेंट के अंदर भारत हमेशा से लोगों से ताल्लुकात बनाए रखा है। तो बांग्लादेश का भी जो है मुझे लगता है कि चीज़ें ऐसी होंगी। और आसपास के जो हमारे मुल्क हैं उनमें बड़े भाई का एक किरदार भी रहता है लगभग। बड़े भाई किरदार भी, जैसे भारत क्या कि देखिए, मैं आपसे ही कह रहा हूँ मैं कि हमने बांग्लादेश को देखा, हमने पाकिस्तान को देखा, हमने नेपाल को देखा, हम हर एक अपने आसपास के बहुत सारे कंट्रीज़ को देख रहे हैं और दुनिया की भी बहुत सारी कंट्रीज़ को देख रहे हैं। हमने ये देखा है कि जो लोकतंत्र भारत का है वो दुनिया में हमने कभी ऐसा नहीं देखा। वो इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ लोगों को बोलने की आज़ादी है, अपना नेता चुनने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है। और ये सारी चीज़ें क्या है कि बांग्लादेश के अंदर फ़िलहाल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर देख लीजिए क्या स्थिति है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही दिक्कत की बातें हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो खैर बांग्लादेश में चुनाव हुआ है और देखते हैं कि नई जो सरकार बनती है उसकी रूपरेखा क्या होगा। और भारत के साथ ज़्यादातर सबकी नज़रें टिकी है क्योंकि कुछ दिनों से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन इससे पहले की अगर बात करेंगे तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। दोनों देशों के ताल्लुकात हो, वो आर्थिक नीति हो या फिर सांस्कृतिक मंच हो, दोनों की एक साझी विरासत भी रही है क्योंकि बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं इसका ही इंटरनल पार्ट रहा है। कभी 1971 में भले ही पाकिस्तान से अलग हुआ हो। तो खैर हमारी नज़र है और नई जो सरकार बनेगी उसमें क्या उतार चढ़ाव होंगे, क्या बदलाव होंगे, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ।